हाँ तो दोस्तों, आज फिर मैं 1857 की क्रांति का पार्ट 4 लेकर आपके बीच में आए हैं। मैंने इससे पहले 3 पार्ट पढ़ाए हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। उसमें मैंने बताया है कि क्या राजनीतिक कारण था, किस कारण से हुआ, कैसे कैसे कौन कौन से विश्व के प्रमुख व्यक्ति थे जो हमारे 1857 के बारे में क्या क्या बोले। कोई कुछ बोला, कोई कुछ अंग्रेज़ क्या बोले, इंडियन क्या बोले, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। आप अगर आज फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इससे पहले 3 वीडियो हमारी है, उसको जाके देख लीजिए, तो आपको 1857 की क्रांति पूरी समझ में आएगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है इंडिया में, इंडियन की स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का युद्ध, जो कि सबसे बड़ी चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। 1-2 वीडियो और आएगा इसका, आप पूरी गहन से जानिए और जिस भी टॉपिक को छेड़िए तो उसके बारे में पूरे निचोड़ जान जाइए। क्योंकि आजकल की क्वेश्चन जो सेट करता है उसका आदत हो गया है कि क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं लेता, वो अंदर घुस के कुछ भी उससे संबंधित पूछ लेगा ताकि लड़का फंस जाए। तो ये चलिए, ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम की ओर लौटते हैं और बीच बीच में बात करते रहेंगे कि परीक्षा कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए, तो 1857 से संबंधित हम पार्ट 4 का आज फिर से तैयारी करते हैं। तो 1857 की क्रांति जो मेरठ में फैली थी, वो दिल्ली कैसे पहुंची, दिल्ली से पूरे भारत कैसे पहुंचा, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। तो पहले हम चलते हैं अवध। अवध एक ऐसा जगह था दोस्तों जहां पर 1857 से संबंधित पूरी विद्रोह हुआ है, और पूरे जोर शोर से विद्रोह। ऐसा कोई गांव नहीं था 1857 में अवध का जहां पर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ। यहाँ अवध में एक एक आदमी अंग्रेज के शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उतारू था। हुआ ये था दोस्तों कि 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया और वह वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया। तो वहाँ के जनता को लगा कि अब हमारे जो बादशाह थे वो तो रहे नहीं। और आरोप क्या लगाया इस पर दोस्तों कि आप शासन करने योग्य नहीं। तो उसको बताना चाहिए हमारे शासन में क्या कमी है। अंग्रेज सिर्फ बोलता था कि आप शासन के लायक नहीं है, तरह तरह का लगाया और उसको हटा दिया। उसी बीच में वहाँ पर एक महान आदमी था उसके शासन में, उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। को लगा कि यही मौका है अंग्रेज से बदला लेने का। तो उसने दोस्तों विरोध का सुर बहुत ऊंचा किया अवध और फैजाबाद में। फैजाबाद भी अवध का एक क्षेत्र है, पर दोनों अलग अलग है, लेकिन है अवध ही। तो अहमदुल्ला साहब तो बहुत शक्तिशाली और वीर आत्मविश्वास से भरे थे। उसने एक नारा दिया दोस्तों अंग्रेज के खिलाफ अपने आदमी को एकत्र करने का। कारण क्या था कि उसके पास कोई ऐसा सैनिक नहीं था, ना ही वो राजा था। तो उसने अपने मनोबल और दिमाग का उपयोग किया कि किस तरह से हम अंग्रेज के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। तो उसने एक नारा दिया जिहाद का, और जिहाद के नाम पर मुस्लिम एकत्र होकर लड़ने में एकजुट हो जाते। और उस समय अवध में मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी थी। इस मुस्लिम की आबादी का उपयोग करके अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेज के विरुद्ध भयानक युद्ध किया, और इस विरुद्ध इसके साथ देने के लिए नाना साहब अजीमुल्ला भी इस युद्ध में आए। हुआ दोस्तों ये युद्ध अब कानपुर तक फैल गया। 30 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। याद रखिए दोस्तों डेट, 30 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में उसका बेटा जो था अल्पवयस्क पुत्र बर्जिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। कौन क्या नवाब घोषित? बेगम हजरत महल। हुआ दोस्तों यूँ कि अवध में किसान, सैनिक, जमींदार ने सैनिक के सहायता की और ब्रिटिश सैनिक के खिलाफ इनका मुकाबला जमकर किया।
जिससे ब्रिटिश सेना इनका मुकाबला करने में असमर्थ हो गया, नहीं कर पाया। इतना भयानक युद्ध समर्थन दिया गया वहाँ सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिक जो था दोस्तों इसका मुकाबला करने में असमर्थ हो गया। 1802 में बनी रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस छिपने के लिए भाग गया। जो 1802 में एक रेजिमेंट बनाया था दोस्तों हेनरी लॉरेंस, अंग्रेज ने अपने सैनिकों के लिए, वहाँ पर ये भाग गया। कौन? हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस जो था वहाँ पर भाग गया, परंतु विद्रोहियों द्वारा आग लगाकर हत्या कर दी। विद्रोह इस तरह से फैला था दोस्तों कि अवध के आदमी कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। इसको पता चल गया विद्रोहियों को कि हेनरी लॉरेंस यहाँ छिपा है, तो उस पूरे मकान में ही आग लगा दिया, जिसमें उसके जलकर हत्या हो गई। अब बचा दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश, ब्रिगेडियर इंग्लिश भी भाग गया यहाँ से। जो भी संभालने आता था उसे संभाल नहीं रहा था अवध, तो वो भाग रहे थे यहाँ से। अंग्रेज ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेज ने जनरल हैवलॉक और ऑटम को भेजा कि अंग्रेज चाहते थे किसी भी प्रकार से अवध का विद्रोह थमे, अवध शांत हो, लेकिन अवध शांत ही नहीं हो रहा था। तो इसके लिए अंग्रेज ने जनरल हैवलॉक और ऑटम को भेजा। ये भी वहाँ से जान बचाकर भागे, हार मान लिया और भागा। इसका कहना था नहीं, ये तुमसे नहीं समझ। अंत में कैंपबेल को भेजा गया। जो कैंपबेल था वो गोरखा रेजिमेंट, याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कैंपबेल किस रेजिमेंट के साथ अवध को शांत कराने के लिए गया था? तो गोरखा रेजिमेंट के साथ शांत कराने गए थे और सहायता से युद्ध को शांत भी करा लिया। किस रेजिमेंट की सहायता से? गोरखा रेजिमेंट की सहायता से। जब शांत हो गया तो वहाँ का आदमी था दोस्तों जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था पहले, अब तो वो भागना चाहेगा क्योंकि अंग्रेज की जीत हो गई। तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और अहमद उल्ला को पुआइज के रोहाइल खंड के पास, दिल्ली के पास एक रोहाइल खंड है, वहाँ में पुआइज नाम का जगह है जहाँ के राजा थे जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात से मरवा दिया। देखिए दोस्तों, अपने ही आदमी ने, अहमदुल्ला जो इतना वीर आदमी था उसको राजा जगन्नाथ ने मरवाया। ये राजा जगन्नाथ अंग्रेज को मैसेज दे दिया कि यहाँ पर छिपा हुआ था और उसको पीछा करके उसे मार दिया गया। तो इस तरह हमने अपने वीर सपूत को, एक वीर सपूत को खो दिया। अब फिर देखते हैं आगे कहाँ कहाँ युद्ध फैलता है दोस्तों। तो ये घटना हो गई 5 जून 1857 तक पहुँची। 5 जून 1857 को ये आग लगते लगते धीरे धीरे कानपुर पहुँच गई दोस्तों। कानपुर का जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था वो था नाना साहब। नाना साहब के पास 2 होनहार थे, कह सकते 2 सुरमा थे। एक का नाम था अजीमुल्ला, दूसरा का नाम था तात्या टोपे। नाना साहब पेशवा घोषित किए, नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिए गए। अंग्रेज का एक छावनी था, सैनिक छावनी था कानपुर में, सैनिक छावनी कानपुर में था। तो ये दोनों ने क्या किया, इधर युद्ध नहीं किया, डायरेक्ट छावनी पर हमला किया। डायरेक्ट छावनी पर हमला किया, जिससे वहाँ के अंग्रेज सैनिक जो कि अधिकारी थे वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया और वो हार मान गया। बोला मेरे पास जो है आप ले लो, मेरा जान बख्श दो। तो वहाँ का जो नेतृत्व कर रहा था वो था व्हीलर वहाँ से अपने बाल बच्चा के साथ भागा, स्त्री और बच्चे के साथ भागा कानपुर से इलाहाबाद बाय गंगा के रास्ता जहाज के थ्रू। तो बीच में व्हीलर वहाँ से जब भागा दोस्तों, आगे कहानी सुन लो। बीच में सुन है कि विद्रोहियों ने इसे छेक लिया और व्हीलर को वहीं मार दिया, यहीं पर मार दिया। व्हीलर सब के साथ इलाहाबाद की ओर रवाना हुए। वो इलाहाबाद नदी, गंगा नदी के रास्ते से दोस्तों। रास्ते में ही विद्रोहियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। मतलब जहाज पर ही व्हीलर की हत्या कर दी गई। इतना इंडियन विद्रोही जो था भड़क गया था, वो अंग्रेज को देखना ही नहीं चाहता था, जहाँ देखो वहीं मार दो। तो व्हीलर को तो मार दिया और इसके जो स्त्री थे और बच्चे, स्त्री और बच्चे को कैद कर लिए। तो आपको पूछेगा दोस्तों कि व्हीलर साहब जब इलाहाबाद से कानपुर की ओर जा रहे थे, जब व्हीलर की हत्या हो गई तो उसके स्त्री
और बच्चे को कहाँ पर कैद कर लिया गया, तो वो जगह था बीबीगढ़ नामक स्थान पर कैद किया गया। घटना की इस घटना के लिए अंग्रेज ने नाना साहब को दोषी ठहराया, परंतु उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा माना जाता है, परंतु इस घटना के बारे में नाना साहब को जानकारी नहीं थी। इसी पर एक अंग्रेज महिला ने ये कहा, नाना साहब के बारे में कहता है दोस्तों इस महिला ने, कि इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहे जाए, परंतु वह इस हत्याकांड का दोषी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाना साहब ने स्वयं महिला सहित 108 लोगों को विद्रोहियों से बचाया था। ये कौन बोली? एक अंग्रेज की महिला थी, उसने ये वक्तव्य रखा। जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में कानपुर में सेना भेजी गई। और जो हैवलॉक भाग गया था दोस्तों, ये फिर उसके देखिए उसको नेतृत्व दिया गया, उसमें कानपुर में सेना भेजी गई और जनरल नील भी इसके साथ एक और दे दिया, जनरल नील भी गए एंड कानपुर पर अधिकार कर ले। ये किसी भी प्रकार से कानपुर पर अधिकार करने में सक्षम हो जाता है दोस्तों और कानपुर को जीत लेता है। तो इस तरह से आग बढ़ते गया, अब कानपुर आया। अब कानपुर से आग आगे निकलेगा दोस्तों, कहाँ चलेगा? अब ये आग कानपुर से 27 नवंबर को ग्वालियर की सेना ने अंग्रेज को हराकर पुनः ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ये आग कहाँ पहुँच गया दोस्तों? ग्वालियर को। और 27 नवंबर की घटना को जो ग्वालियर की सेना थी वो अंग्रेज को हराकर पुनः ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अब आगे 6 दिसंबर को कैलिन क्रैम्पवेल ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। जो कानपुर था दोस्तों जीता हुआ, पुनः उस पर कौन अधिकार कर लिया? कैंपवेल ने अधिकार कर लिया। और जब पहले नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे, अब जब कानपुर पर अधिकार हो गया कैंपवेल का, तो नाना साहब को भागना होगा वहाँ से। तो नाना साहब कहाँ भागे दोस्तों? नेपाल। ये नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट जगह दोस्तों। पहले अवध की महिला भागी थी, अब नाना साहब भागे, बच गए तात्या टोपो। अब तात्या टोपो जब अवध पे कानपुर पे अंग्रेज का कब्जा हो गया, तात्या टोपो क्या करे भाई? तो तात्या टोपो यहाँ से निकला और निकल के पहुँच गए झांसी। ये आग जहाँ देखो, अब ये आग कहाँ पहुँचा? झांसी। तो ये आग झांसी पहुँच चुका है दोस्तों। अब होगा झांसी में लड़ाई। ये आग झांसी पहुँचा। तो झांसी जो है दोस्तों 5 जून 1857 को झांसी लक्ष्मीबाई, जिसका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका, वो विधवा थी गंगाधर राव की मृत्यु के बाद। हुआ ये दोस्तों कि उसको एक बेटा नहीं था और अंग्रेज बोल रहा था कि गोद प्रथा लेना बंद है, लेकिन झांसी इसके खिलाफ हुई और एक बच्चे के गोद लिया। जिस पुत्र का गोद लिया उसका नाम था दामोदर राव। इसके खिलाफ में अंग्रेज ने उस पर गोद निषेध प्रथा लगा दी थी। गोद निषेध प्रथा लगाकर डलहौजी ने झांसी पर कब्जा किया था और झांसी की रानी का कहना था कि मरते दम तक हम झांसी किसी को नहीं देंगे। तो झांसी पे डलहौजी ने कब्जा किया। विद्रोह का दमन करने के लिए हुरेज को भेजा गया। हुरेज ने झांसी को घेर लिया। 14-15 दिन तक लगभग झांसी को घेर लिया हुरेज ने। ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे कि झांसी लक्ष्मीबाई के साथ जो युद्ध हुआ तो झांसी को घेरने वाले वह अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हुरेज। देखिए दोस्तों, अभी घटना तो अब मज़ा आएगा पढ़ने में कि झांसी की रानी को ऐसे नहीं कहा गया झांसी की रानी, वो कितना वीर थी समझना पड़ेगा। झांसी की रानी किले से कूदकर कभी झांसी आई है दोस्तों, तो ये एक चीज़ देखिए वहाँ पर लिखा हुआ झांसी ने यहीं से कूदकर भागा था। तो झांसी ऊपर किले से कूदकर भाग गई। झांसी था दोस्तों कितना वीर थी, उस किले से कूदना मायने रखता था। ग्वालियर यहाँ से कूदी और कहाँ चली गई? ग्वालियर चली गई। वहाँ
की सेना ने इनकी सहायता किया। तात्या टोपे भी साथ थे। अब सुनो दोस्तों, जब यहाँ से झांसी कूद कर चली गई तो इसको अंग्रेज को लगा कि ये धोखे से चली जाती, सामने से जाती, ये कैसी वीरांगना थी कि यार इतना ऊंचा से कूद कर भाग गई। अंग्रेज को कुछ सूझा नहीं और ये झांसी इधर उधर जान बचाकर नहीं भागी कि हम इधर उधर चले जाएं। झांसी सीधा ग्वालियर अंग्रेज के गढ़ में जाके घुस गई। आओ युद्ध तो ये मज़ा तो यहीं होगा। तो झांसी कहाँ चली गई भागकर? ये ग्वालियर चली गई। वहीं पर झांसी की सेना ने इसकी सहायता की। इसके सहायता के लिए तात्या टोपे भी साथ है, परंतु झांसी जो ग्वालियर का राजा था वो इसका साथ नहीं दिया दोस्तों। ग्वालियर का राजा झांसी की रानी के साथ नहीं दी, परंतु वहाँ का सैनिक जो था वो अपने मातृ वतन के लिए गद्दार नहीं हुआ दोस्तों, उसने झांसी की रानी की साथ दी और ग्वालियर छावनी पर कब्जा करने गई। वहाँ का सेनापति था दोस्तों स्मिथ भाग गया। जैसे वहाँ छावनी पर धावा बोला झांसी की रानी और ये संयुक्त सेना तात्या टोपे के साथ मिलकर, तो यहाँ का जो मुख्य सेना अंग्रेज का सेनापति था दोस्तों स्मिथ, वो यहाँ से खिसक गए, जान बचाकर भाग गए। तो इससे अब लड़ने के लिए हुरोज और स्मिथ की एक संयुक्त सेना को भेजी गई। स्मिथ की संयुक्त सेना को भेजी गई। लड़ाई करते करते रानी की हार हुई और 17 जून 1858 को झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुआ। इसे भी दोस्तों हार नहीं होता, इसे हराने में हमारे ही राजा का योगदान था, जो राजा भेज दिया कि हमारे यहाँ झांसी बैठी थी, ये नहीं कि झांसी का साथ दे। ग्वालियर के एक सिंधिया परिवार था दोस्तों, सुनिए। ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिनकर राव ने तात्या टोपे की सूचना अंग्रेज को दे दिया और 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दिया। सुनिए देखिए दोस्तों कितना गद्दार है। तात्या टोपे ग्वालियर में जाके जब छिपे थे तो वहाँ का जो राजा था सिंधिया दिनकर राव, उसने अंग्रेज को अपने दोस्त को मैसेज कर दिया कि हमारे यहाँ तात्या टोपे बैठे और छिप के आया। उसे 1859 में पकड़ के तात्या टोपे को फांसी दे दिया, जो कि एक वीर सिपाही था, भारतीय वीर सिपाही। इसे मरवाया ये गद्दार चाटुकार था जो दिनकर राव। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, और थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई महिला है, अकेली मर्द है, किसने कहा था? जब झांसी की रानी मर जाती है तो उसके बारे में अंग्रेज अधिकारी के मुंह से भी इतना तारीफ निकला कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके दोस्तों। बोला उसके बारे में कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई महिला अकेली मर्द है, किसने बोला था? हीरोज ने। याद हो गया दोस्तों? कितना मस्त कहानी था अंग्रेज के। देखिए अब ये आग और बढ़ेगा। अब झांसी से निकल के कहाँ चला? अब ये आग चलेगा आगे इलाहाबाद की ओर। हम भी चलते हैं इलाहाबाद की ओर। उस समय इलाहाबाद जो था वहाँ का राजा लियाकत अली था, नरेश राजा कुछ भी कह दो। जून से शुरू हुई। जनरल नील ने दमन किया और वाराणसी पहुँचे। छोटा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर। कहता है जून में इलाहाबाद में विद्रोह शुरू हुआ और इस विद्रोह का दमन कौन किया? तो जनरल नील ने। और इसके बाद कहाँ आग पहुँचा? इलाहाबाद के कहाँ बात पहुँचा? तो ये आग पहुँच गया बनारस। बरेली पूछेगा, बरेली का कौन युद्ध से 1857 में बरेली से कौन लड़ रहे थे? तो खान बहादुर खान। थोड़ा दोस्तों याद रख लीजिए। लास्ट ये क्रैम्पबेल अय्यर ने दबाया। कहाँ का? बरेली का जो 1857 में विद्रोह हुआ था। पूछेगा कौन दबाया? तो क्रैम्पबेल और अय्यर ने दबाया। गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो गंगाधर सिंह। मथुरा का देवी सिंह, मेरठ का कदम सिंह। ये हमारा लास्ट था दोस्तों। अब इसके बारे में आपको याद हो गया कि हमारी झांसी की रानी तो वो कैसी वीर थी,
खान बहादुर कैसे थे, अहमदुल्ला शाह कैसे थे, उसको मरवाया, झांसी की रानी को मरवाया, तात्या टोपे को मरवाया, अहमदुल्ला को मरवाया गया। तो हमारे वीर को हमारे राजा ने ही अंग्रेज से मिलकर मरवाया था दोस्तों। हम यूं ही नहीं हार गए हैं, हमें हराने के लिए षड्यंत्र अपने ने ही रचा था, कुछ लालच में आकर। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। पीछे वाला भी क्वेश्चन जाके देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपने साथी को ही शेयर करके बताएं, इसमें कुछ नहीं। अब इसके बाद मैं एक जो अभी परीक्षा को देखते हुए ग्रुप डी स्पेशल क्लास का बैच ले रहे हैं, वो चालू करने वाले हैं। आप उस पर आके बैच सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप डी में ज्वाइन करने का कठिन परिश्रम कीजिए और इस बार लेके ही दम मारिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।